नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। जी हां, पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। ट्विटर ने हैकिंग की बात को माना है। जांच में जुटी है ट्विटर की टीम। हैकर ने पीएम के ट्वीट के किए कई ट्वीट। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई ट्वीट किए गए हैं। रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में मांगी गई है बिटकॉइन। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। ट्विटर ने हैकिंग की बात मानी है और जांच में जुटी हुई है ट्विटर की टीम। हैकर ने पीएम के ट्वीट से कई ट्वीट किए हैं। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हैं कई ट्वीट और रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में मांगी गई है बिटकॉइन। और शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, प्रधानमंत्री का ट्विटर भी हैक हो जाता है, अभी क्या कुछ अपडेट है? लेकिन उसके साथ काफी बड़ा मसला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो इनका ट्विटर पे तकरीबन 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस तरह से इनका ट्विटर हैंडल जिस तरह से बकायदा हैक किया गया है, इस मामले पर ये गुरुवार को जो है गुरुवार यानी कि आज सुबह तड़के 3 बजे के लगभग में यह हैकिंग की गई। और इस मामले पर जो समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले में जुलाई में भी कई जानी मानी हस्तियों के जो ट्विटर अकाउंट्स को हैक किया गया, जिसमें कि बराक ओबामा जैसे भी जो शख्स है उनका ट्विटर हैक किया गया था। जेफ बेजोस का भी किया गया था, एलन मस्क का किया गया था। तो कई ऐसे लोग हैं जिसका भी ऐसा किया जा चुका है। और इस मामले में जो अभी तक शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है कि हैकर समूह जॉन विक इस मामले को अंजाम दिया है। लिहाजा इस मामले में आगे की तफ्तीश जारी है। लेकिन इस मामले पर ट्विटर का भी कहना है कि ट्विटर इस मामले की तफ्तीश करवा रही है और जल्द ही इस मामले का जल्द से जल्द समाधान करवाएगी। इस मामले पर सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने रॉयटर्स को भेजे अपने बयान में भी कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट की ट्विटर हैंडल हैक होने की जानकारी मिली है और सुरक्षा के लिए जो उचित कदम है वो उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ट्विटर ने यह भी कहा कि हम सक्रिय रूप से इस मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल हमें अन्य ट्विटर हैंडल्स को प्रभावित होने की जानकारी नहीं मिली है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप और उनका जो निजी वेबसाइट है उसके जरिए ट्विटर हैंडल से तकरीबन 25 लाख लोग जो है बकायदा वो फॉलो करते हैं उनके ट्विटर हैंडल को। तो कहीं कहीं ये मसला काफी महत्वपूर्ण है, काफी संगीन है। और लेकिन शंकर आनंद, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ट्विटर ने मान भी लिया है और उससे पहले भी कई लोगों के जो है ट्विटर हैक हुए इस तरह से, तो उसके बावजूद भी ट्विटर को सुरक्षित अब तक क्यों नहीं किया गया? कितना बड़ा खतरा अभी भी आपको लगता है कि बना हुआ है? निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक मसला है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल लीक होना या उसको हैक कर लेना, इसके साथ ही अमेरिका जैसे देश के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का जिस तरह से हैक किया गया, जो बिल गेट्स अपने आप में एक नाम है, उनका ट्विटर हैंडल हैक किया गया। तो कहीं न कहीं जो हैकर्स लगातार इस तरह के गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और जिसमें इस मामले में हैकर समूह जो जॉन विक है उसका नाम कई बार ऐसा सामने आ चुका है। तो इस मामले पे किस तरह से उसकी भूमिका रही है, किस तरह से इस मामले को अंजाम दिया है, इस मामले की तफ्तीश भी जारी है। हालांकि जिस तरह से बिटकॉइन की मांग की गई है, देखिए एक तरह से देखा जाए हैकर ने प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर हैंडल हैक करके उस पर यह टेक्स्ट लिखा कि भाई कोविड के चलते आपको इतना पैसा बिटकॉइन के माध्यम से देना है और ये सब चीजें की गई। हालांकि इस बाद में थोड़ी देर के बाद उस ट्वीट को हटा लिया गया। लेकिन कहीं कहीं इस मामले पर अब विस्तार से तफ्तीश करने की जरूरत है और इस मामले में ट्विटर जैसी एक जो सोशल एजेंसी है जी बिल्कुल, बहुत ही चिंता की बात है और उस पर सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है। शंकर आनंद, आप बने रहिए। हम एक और खबर है जिस पर हम आपका रिएक्शन चाहेंगे, लेकिन वो खबर क्या है वो हम आपको दर्शकों को बता दें कि लोन मोरेटोरियम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज दोपहर 2 बजे ये सुनवाई होगी। ईएमआई पर भी ब्याज वसूलने का मामला है। बैंकों द्वारा ब्याज वसूलने का विरोध किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे इस मामले में सुनवाई है। लोन मोरेटोरियम मामले में दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। ईएमआई पर भी ब्याज वसूलने का मामला है। बैंकों द्वारा ब्याज वसूलने का विरोध। और शंकर आनंद हमारे साथ बने हुए। शंकर,
ये मामला क्या है, दर्शकों को बताइए। कोविड के समय में जिस तरह से कई सरकारी बैंक और कई दूसरी जो एजेंसियां हैं आम लोगों को एक सुविधा मुहैया कराई थी कि अगर आप अभी लोन नहीं दे सकते हैं तो आप 3 महीने के बाद दीजिए, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है और वो सब जो आप चीजें धीरे धीरे करके दे सकते हैं। तो इस मामले पर एक मसला आया था कि 2 साल तक बढ़ सकती है लोन पर ईएमआई नहीं चुकाने की छूट, लेकिन इस मसले पर जिस तरह से कोर्ट में मसला गया और इस मामले पर कई याचिकाएं दायर की गई, तो आज इस मामले पर एक काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। और इस मामले पर जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले पर कहा गया था कि ईएमआई पर ब्याज न लेने की मांग वाली याचिका पर क्या हो सकता है, इस मामले में केंद्र सरकार और आरबीआई की तरफ से पक्ष रखा जाना है। यानी कि आज जब 2 बजे सुनवाई होगी इस मामले में केंद्र सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा एक पक्ष रखा जाएगा और कहा जाएगा क्या इस मामले पे क्या करना है, हमें आगे लोन का ब्याज लेना है या नहीं लेना है। वो ब्याज नहीं होता, वो चक्रवृद्धि ब्याज से जैसे आगे बढ़ता जाता है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं और जिसका एक परिणाम होगा कि अगर आप नहीं चुका रहे हैं तो बाद में आपको बहुत ज्यादा पैसा उस पर रिटर्न देना पड़ेगा। तो इस मामले पर किस तरह से उसका समाधान किया जा सकता है या उसको एज इट इज रखा जाएगा, तो इन मामलों पर केंद्र सरकार या आरबीआई जो है आरबीआई जो है इस मामले पर अपना पक्ष रखेगी। और याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से कहा गया था कि वकील ने कहा था कि बैंक ब्याज पर ब्याज मांग रहे हैं और बैंक इसे डिफॉल्ट मानते हैं, हमारी तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं है। इस मामले में एडवोकेट दत्ता ने कहा था कि यह बैंकों के लिए राजस्व नहीं है, इसलिए यह वो नहीं कह सकते इससे नुकसान होगा। वकील की तरफ से यह भी कहा गया था कि पूरे देश में सभी क्षेत्रों में गिरावट आई है और आरबीआई चाहता है कि बैंक मुनाफा कमाए। भारतीय रिजर्व बैंक केवल यह नियामक है और बैंक के एजेंट नहीं है। ऐसा लगता है कि बैंक नियामक आरबीआई के पीछे छुपे हुए हैं। तो इस तरह से दलील दी गई थी। तो कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार और आरबीआई के द्वारा क्या पक्ष रखा जाता है और उस पक्ष को रखे जाने के बाद किस तरह से इस मामले को देखती है वो देखना लाजमी होगा। जो कुल मिलाजुल का बहुत ही अहम मसला है और इंतजार करना पड़ेगा दोपहर 2 बजे का कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्या होती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुक करते अगली खबर का। चीन से तनाव के बीच सेना प्रमुख का लद्दाख दौरा। सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे पहुंचे हुए लद्दाख, सेना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हुए हैं। आर्मी चीफ पेंगोंग झील पर विवाद के बाद सेना अध्यक्ष का लद्दाख दौरा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि चीन से तनाव के बीच सेना प्रमुख का लद्दाख दौरा। सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे लद्दाख पहुंचे हुए हैं, सेना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हुए हैं। पेंगोंग झील पर विवाद के बाद आरपी चीफ का लद्दाख दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच जिस तरह से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए पेंगोंग झील पर जो विवाद हुआ है उसके बाद से सेना अध्यक्ष ने लद्दाख दौरे पर पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं। बढ़ते अगली खबर पर। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला। जी हां, नोटबंदी पर राहुल गांधी का सवाल, क्या काला धन मिटा? राहुल, देश की गरीब जनता को इससे क्या फायदा हुआ? ट्वीट करके सवाल खड़ा किया है राहुल गांधी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक बार फिर से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी पर राहुल गांधी का सवाल दागा, उन्होंने पूछा है कि क्या काला धन मिटा? राहुल गांधी ने सवाल किया है कि क्या देश की गरीबी जनता को इससे क्या फायदा हुआ है? एक बार फिर ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल दागे हैं। राहुल गांधी का सवाल है कि क्या काला धन मिटा? देश की गरीब जनता को इससे क्या फायदा हुआ? एक बार फिर से काले धन को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। 8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हुआ।
आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था, आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। मगर वो सिर्फ एक लक्ष्य था, दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पे चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? और इस बीच बीकानेर के डूंगरगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ट्रक और पिकअप की यहां पर जोरदार टक्कर हो गई है और जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि श्री डूंगरगढ़ के जयपुर हाईवे पर आज सुबह ट्रक और पिकअप के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना पर पहुंची श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस दोनों शवों को गाड़ी से निकालने का प्रयास कर रही है। मृतकों में एक पिकअप ड्राइवर सुरेंद्रनाथ आड़सर गांव का रहने वाला है और दूसरा अमरा राम मेघवाल कुंतासर गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आपको बता दें कि कुंतासर निवासी अमरा राम जो है हरिद्वार से अस्थि विसर्जन कर वापस लौट रहा था। रास्ते में ही इस गाड़ी में सवार हुआ था। फिलहाल पुलिस शवों को निकालने में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। गाड़ी का जो अगला हिस्सा, उसके परखच्चे उड़ गए हैं। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। और चुरू के सुजानगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर भी सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बाइक समेत लावारिस हालत में यहां पर शव मिला है। करणी माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। तो रफ्तार का कहर यहां भी देखने को मिला है चुरू के सुजानगढ़ में, जहां पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। बाइक समेत लावारिस हालत में शव मिला है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि करणी माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। और कोटा में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। युवक ने जहर खाकर जान दे दी है। पारिवारिक विवाद इसकी वजह बताई जा रही है। कई दिनों से तनाव में युवक था, पत्नी के साथ था युवक का विवाद। साल 2018 में युवक की शादी हुई थी। तो कोटा से खबर, जहां पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है, जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पारिवारिक विवाद वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से युवक ने अपनी जान दे दी। कई दिनों से ये युवक तनाव में था, पत्नी के साथ इसका विवाद चल रहा था। साल 2018 में इस युवक की शादी हुई थी। और रुक करते अगली खबर का। सीएम अशोक गहलोत आज लेंगे एलडीसी भर्ती। जी हां, मामले में बैठक। ओबीसी सामान्य कोटे के 587 पद पर काम करने का जो है मामला है। सीएम गहलोत आज लेंगे एलडीसी भर्ती। मामले में
बैठक में शाम ये 5 बजे ये बैठक होगी सीएम के निवास पर। प्रस्तावित है ये बैठक और ओबीसी जनरल की 587 जो है कम किए गए हैं पद जो है फिर से उसे जोड़े जाने को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से मुहिम छेड़े हुए थे। ट्विटर सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुहिम छेड़े हुए थे, जिस पर अब सीएम इस मसले पर रिव्यू करेंगे। और इस पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोवर्धन, क्या कुछ अपडेट है इसमें? 587 पद एलडीसी भर्ती 2018 में जनरल और ओबीसी जनरल कोटे के कम कर दिए गए थे। उसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुहिम छेड़े हुए थे। उन्होंने वैसे भी मिलकर के कई नेताओं से को ज्ञापन दे करके और लंबे समय से मुहिम चल रही थी कि इन पदों को वापस जोड़ा जाए। इसी का रिव्यू करने के लिए 5 बजे सीएम निवास पर यह बैठक प्रस्तावित है। हालांकि अभी किस तरह का आगे कानूनी तौर से आगे बढ़ना है, इन पदों को जोड़ा जाना है या नहीं जोड़ा जाना है, यह अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले पर रिव्यू करने का फैसला किया है। तो इस बैठक का इंतजार रहेगा कि क्या इसका फैसला रहता है, क्या एज इट इज स्थिति रहती है या इन पदों को जोड़ने पर फैसला होता है, ये मुख्यमंत्री तय करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो शाम 5 बजे का इंतजार करना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, आज से यूपी के लिए रोडवेज का संचालन शुरू हो गया है। करीब 5 महीने बाद यह संचालन शुरू हुआ है। आगरा मथुरा के लिए ये बसें शुरू की गई हैं। लॉकडाउन के बाद से इसका संचालन बंद था। तो यात्रियों के लिए ये अच्छी और राहत वाली खबर है। आज से यूपी के लिए रोडवेज का जो संचालन है वो शुरू हो गया है। करीब 5 महीने बाद इसका संचालन शुरू हुआ है। आगरा मथुरा के लिए ये जो बसें शुरू की गई हैं। और परीक्षार्थियों के लिए बड़ा फैसला, 4 से 15 सितंबर तक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। जेईई और नीट परीक्षार्थियों के लिए ये राहत की खबर है। सरकार ने 4 स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दे दी है। उदयपुर जयपुर स्पेशल ट्रेन सेवा को मंजूरी दी है। जयपुर बीकानेर स्पेशल रेल सेवा को मंजूरी दी गई है। वहीं पर कोटा श्रीगंगानगर रेल सेवा को भी मंजूरी दी गई और इसके अलावा श्रीगंगानगर कोटा स्पेशल रेल सेवा को भी मंजूरी दे दी गई है। तो फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात कोरोना के रिकॉर्ड रफ्तार की।